चलिए, आखिरी हमने कहाँ तक पढ़ा था? है सुबह सुबह गांजा मार गया है क्या? रेखीय संवेग संरक्षण के लिए, और अपन ने बुलेट ब्लॉक के लिए कुछ बेसिक सा लिखा होगा। गन बुलेट के लिए, सॉरी, ओके, पलटना। एक क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। बात आसान सी रहेगी, और थोड़ा सा अपने को मोमेंटम मोमेंटम संवेग संवेग को ध्यान से रखना है। क्योंकि संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। और जब भी जिस भी सवाल में संवेग संरक्षण या संवेग को लिखने की बात होगी ना, थोड़ा सा इज्जत से, है ना। मतलब बदतमीजी वो नहीं चलेगी कि हमने मास को उसकी चाल से गुणा कर दिया, कद्दू पता नहीं लग रहा कि दिशा किधर है, क्या है, हर चीज को हल्के में लिए जा रहे हैं, वैसा नहीं। और अगर संवेग को आपने दिशा सहित सही रखा है, तो कहीं कोई संवेग संरक्षण के सवाल में गलती नहीं होगी। तो जैसे अपन ने यहाँ पर गन बुलेट सिस्टम में कहा कि गन बुलेट सिस्टम में हम सिंपल बात यहाँ पर ये सोचते हैं कि जब हम बिना किसी कुल बाह्य बल के जब एक बुलेट को फायर करते हैं, तो अंदरूनी प्रोसेस मैकेनिज्म उसका, जो बंदूक का, इस प्रकार का रहता है कि अंदर उस बारूद के फटने से बल लगता है अंदरूनी। जैसे बम फटता है ना, तो बम फटने से क्या होता है कि उसके जो टुकड़े होते हैं ना, हर टुकड़ा किसी न किसी वेग से, तेजी से, कोई आगे कोई पीछे, इस तरीके से जाता है। बिल्कुल वैसे ही गन के अंदर भी सेम ही प्रोसेस कुछ रहती है, और उसके अंदर से उस नली में रखी हुई वो बंदूक तेजी से, वो गोली आगे से तेजी से भागती है, और झटका उस बंदूक को भी उतना ही मिलता है। और हमने यहां तक की बात कर ली थी कि संवेग के हिसाब से देखा जाए तो गन के संवेग का परिमाण और बुलेट के संवेग का परिमाण क्या होगा, और दिशा, और दोनों के संवेगों का सदिश योग। अरे बोलो, दोनों के संवेगों का सदिश योग 0 होगा। और फिर हमने ये भी कहा था कि मान लो अगर कभी को मुझे गतिज ऊर्जा में तुलना करनी पड़ जाए, तो गतिज ऊर्जा में ये रिलेशन निकालना क्या कोई बड़ी बात है? फॉर्मूला कौन सा यहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा? पी स्क्वायर बाय, जहां पर संवेग तो क्या है, समान बराबर है, संवेग तो क्या है, बराबर है। और घन का यहां पर चूंकि द्रव्यमान की व्युत्क्रमानुपाती है, तो घन का द्रव्यमान नीचे, गोली का द्रव्यमान ऊपर, और इस प्रकार से एक संबंध हमें मिल गया था, जिसमें हम जानते हैं कि डेफिनेटली छोटा एम उस गोली बंदूक के द्रव्यमान से बहुत छोटा है, और इसीलिए गतिज ऊर्जा, उस काइनेटिक एनर्जी उस गन की क्या होगी, छोटी होगी काइनेटिक एनर्जी बुलेट से। चलिए, इसके बाद अगला हेडिंग अपना रख लेते हैं। इसमें लिखिएगा, ये तो लिख लिया था यहां तक का। बुलेट ब्लॉक सिस्टम। और इसमें सबसे पहला केस नंबर 1, इसकी बात कर लेते हैं।
चलिए यहां पर अब कुछ बात अपन देखते हैं। इसमें हमने कहा कि बुलेट ब्लॉक का सिस्टम, कोई भी एक अपना लकड़ी का टुकड़ा हो गया, लकड़ी के उस टुकड़े में अपन ने एक गोली चलाकर किसी भी वेग से चला दी। गोली का द्रव्यमान छोटा m, गोली का वेग v। इस गुटके का जो इनिशियल प्रारंभिक द्रव्यमान है वो फिलहाल विराम पर है, ठीक है। और कैपिटल एम द्रव्यमान के इस गुटके में जब गोली को चलाएंगे तो क्या होगा, लकड़ी का ब्लॉक ले लिया है तो ये गोली इसके अंदर घुसेगी बेटा। अब यहां पर मैं दो केस इसलिए बनाकर लिख रहा हूं ताकि सवाल पढ़कर आप समझ पाए कि पहला केस जिसमें क्या होगा उसी के अंदर फिक्स हो जाएगी और दूसरे में आर पार हो जाएगी। जब गोली उसके अंदर फंस जाएगी तो क्या समझ में आता है कि अंत में जब गोली उस ब्लॉक के अंदर फंस चुकी है, उन दोनों चीजों का यानी गोली और ब्लॉक का वेग समान होगा। और दूसरा केस जब गोली बाहर निकल जाएगी तो उस केस में गोली के पास जो वेग होगा ब्लॉक के तुलना में थोड़ा ज्यादा होगा, तभी तो आर पार निकल गई। तो होगा यूं कि जैसे ब्लॉक रखा हुआ है, ध्यान से सुनना, गोली आई, गोली उसके अंदर फिट हो गई और अब ये दोनों यूं चल रहे साथ में। दूसरा केस, उसमें ऐसा होगा कि गोली आई, यहां से इसको छेद करके बाहर निकल गई और इसको कुछ संवेग मिला। अरे कुछ संवेग तो मिला होगा ना बेटा, तो चलना ये शुरू कर देगा पर गोली तेजी से बाहर निकल गई। मान लो गोली आई 500 से और 100 मीटर पर सेकंड से बाहर निकल गई, और उस पूरे जो संवेग का नुकसान किसको हुआ है, संवेग का नुकसान, उतना संवेग किसको मिल गया होगा, ब्लॉक को। यानी कुल मिलाकर यहां देखा जाए और आप गौर से इस चीज को यहां पर अगर देखें कि ये जो निकाय है, निकाय किसको बोल रहा हूं बेटा मैं, ब्लॉक और किस किस क्षैतिज पर, बिल्कुल क्षैतिज तल पर, यहां पर धरातल पर रखा हुआ है जहां कोई घर्षण बल, यानी इस निकाय पर क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल हो सकता था, कौन, घर्षण, या इस ब्लॉक को रोकने के लिए कोई दीवार वगैरह पर, वो दोनों यहां पर वैसा कुछ भी नहीं है। तो सीधा सीधा क्षैतिज दिशा में यहां पर कुल बल 0 रहेगा। और अगर क्षैतिज दिशा में कुल बल 0 है, अच्छा एक बात बताओ, गोली बुलेट पर, गोली जो है वो ब्लॉक पर बल लगा रही है कि नहीं लगा रही, और ब्लॉक गोली पर, अरे ब्लॉक गोली को रोकने का प्रयास और गोली ब्लॉक को चलाने पर वो दोनों के द्वारा लगाया गया बल कैसा बल है, आंतरिक बल है। आके ना, तो कंडीशन क्लियर है, हम यहां से बहुत ही आराम से लिख देते हैं कि एफ एक्स यानी एक्स दिशा में लग रहा नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 निकाय पर। और शायद मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि मुझे निकाय परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, आप गोली और ब्लॉक दोनों को ही एक निकाय मान रहे होंगे। और चूंकि यहां पर अगर बल, बाह्य बल 0 है तो डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन फॉर द सिस्टम इज इक्वल्स टू 0। एक्स दिशा में संवेग संरक्षित रहेगा, और संवेग संरक्षित रहेगा तो आप यहां पर लिख देंगे पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। अब निकाय का प्रारंभिक संवेग लिखना कैसे आएगा बेटा, क्या लिखेंगे, mv, यानी इस दिशा को धनात्मक मान लूंगा और यहां से क्या हो जाएगा, विराम पे है ना प्रारंभ में, अब अंत में क्या हो गया, और यहां से हमें जो ज्ञात करना है वो क्या है, p डैश, कि निकाय अंत में किस वेग से गतिशील होगा, और ये हो जाएगा mv बटे कैपिटल M प्लस। मेरा सवाल नंबर 1, ध्यान से सुनना, कि क्या यहां संवेग का नुकसान हुआ है, क्या संवेग संरक्षित रहेगा, संवेग में यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि निकाय पर बाह्य बल 0 है इस प्रक्रिया में, क्योंकि इस प्रक्रिया में यह वस्तु क्षैतिज दिशा में है और क्षैतिज दिशा में चलती रहेगी तब तक यहां क्षैतिज दिशा में कोई बल नहीं है। हो सकता था घर्षण पर घर्षण नहीं है, इसीलिए क्षैतिज दिशा में बाह्य बल ना होने के कारण संवेग संरक्षित रहेगा। दूसरा, कि यहां पर इस निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा प्लस, यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा प्लस, और ये कब संरक्षित रहती है, जब कोई बाह्य बल ना हो और कोई असंरक्षी बल
ना हो। अरे मुर्गों, समझ रहे हो ना बात को, कि कोई बाह्य बल ना हो और कोई असंरक्षी बल ना हो। बाह्य बल है क्या? कोई असंरक्षी बल है क्या? है। असंरक्षी बल है जब गोली ने इस बुलेट के, इस गत्ते के अंदर, इस ब्लॉक के अंदर घुसने का प्रयास किया तो उस ब्लॉक में छेद करना पड़ा, हाँ के ना? और वो छेद करने में जो बल लगाया गया वो इस प्रकार का बल है जो पुनः ऊर्जा के रूप में प्राप्त नहीं होगा। जो कार्य इस गोली ने इस ब्लॉक के अंदर छेद करने में किया, क्या वो कार्य वापस मिल सकता है? वो कार्य गया ना, किस रूप में? उसमें एक, क्या बोलते हैं उसको, डिफॉर्मेशन, यानी विकृति, विकृति के रूप में वो कार्य गया। गया कि नहीं गया? अरे एक तरीके से ड्रिल करना पड़ा ना बेटा। गोली को जब वो गत्ते को ड्रिल करना पड़ा तो ड्रिल करने से उसमें ब्लॉक में क्या है? विकृति। और वो जो भी हमने कार्य किया, जो भी हमने वहां पर विकृति बनाने के लिए जो कार्य करना पड़ा, वो सारा कार्य किसमें से कम हो गया? यांत्रिक ऊर्जा में से। यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा, फॉर एग्जांपल यांत्रिक ऊर्जा मान लो गतिज और स्थितिज मिला के इसके पास 500 थी, इसमें छेद करने में इसको 200 जूल ऊर्जा का कार्य करना पड़ा, तो ऊर्जा का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? कुल मिलाकर अब निकाय के पास अंतिम गतिज ऊर्जा या कुल यांत्रिक ऊर्जा कम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, यानी लॉस तो हुआ है। तो अगर मैं यहां से पूछना चाहूं, और स्थितिज ऊर्जा में लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है? क्षैतिज तल पर है, क्षैतिज तल पर है तो स्थितिज ऊर्जा की बात, क्या यहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा ना। हमने बात की थी क्षैतिज तल में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन, यहां पर अपने को स्प्रिंग वगैरह का निकाय, तो जो भी ऊर्जा की बात होगी वो किस ऊर्जा की बात, परिवर्तन किस ऊर्जा में होगा? गतिज ऊर्जा में, हाँ के ना? हाँ के ना? तो हम यहां से लिखेंगे गतिज ऊर्जा में हानि। और गतिज ऊर्जा में हानि कैसे पता लगेगी? बताओ, जल्दी बताओ। किसमें से किसको घटाए? प्रारंभिक में से अंतिम को। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे पता लगेगी? बोलो जल्दी। हाफ छोटा एम छोटा वी स्क्वायर, और ब्लॉक का माइनस, अंत में अब कौन है? हाफ छोटा एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी डैश, और वी डैश का मान एम वी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का स्क्वायर। कोई आपत्ति हो तो बताओ, क्या यही हमारा गतिज ऊर्जा में नुकसान है? हाँ के ना? इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक एम प्लस एम से, तो कितना बच जाएगा नीचे? एक एम प्लस एम। नहीं, अब यहां पर अपन क्या कर ले बेटा? एलसीएम ले ले। कितना? और कॉमन ले ले कुछ, वी स्क्वायर। सही बोल रहा हूं क्या? एक स्मॉल एम भी, तो स्मॉल एम एक कॉमन आ गया, वी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम अकेला। सही है, क्योंकि दो स्मॉल एम थे, एक स्मॉल एम बाहर ले लिया, एक स्मॉल एम से स्मॉल एम, तो यहां पर क्या बच जाएगा? ये स्मॉल एम कैपिटल एम वी स्क्वायर बाय 2, ये हो गया अपना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से सुनना बेटा, आगे से अब अपन यहां पर एक चीज देखेंगे कि जब भी दो द्रव्यमान होंगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इस टर्म को कुछ आप जानते हैं? न्यू, इसको कहते हैं रिड्यूस्ड मास, शायद हिंदी में संपीड़ित द्रव्यमान।
यानी कुल मिलाकर आपको क्या समझना है कि जब इस तरीके से कोई टर्म बनेगी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, तो उसे उस निकाय का क्या कह दिया जाता है? रिड्यूस्ड मास। सिंपल एक टर्म है कि इस पूरी टर्म को ऐसे ना लिखने की जरूरत पड़े, सीधा उससे उसे किससे व्यक्त किया जा सके? म्यू से। तो यहां पर देखिए दो द्रव्यमान कौन है? एक छोटा एम और एक, तो देखो छोटा एम बड़ा एम ऊपर क्या हो रहा है? गुणा। छोटा एम बड़ा एम नीचे क्या हो रहा है? योग। तो उन दोनों द्रव्यमानों को, इस पूरी चीज को मिलाकर क्या लिखा जा सकता है? म्यू। तो ये 1/2 अपनी जगह रह गया। m1 m स्मॉल एम कैपिटल एम और इन सबको मिलाकर क्या लिख दिया? और यहां पर ये क्या हो गया? v स्क्वायर। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यहां पर पूछा जाता है कि गतिज ऊर्जा में हानि। दो चीजें पूछी जाती है कि इस निकाय का अंतिम वेग क्या होगा। तो इस निकाय का अंतिम वेग किससे निकालना पड़ेगा बेटा? संवेग संरक्षण से। और दूसरा पूछा जाता है कि चूंकि हमें पता है कि गोली ने ब्लॉक में छेद किया है, ब्लॉक में छेद किया तो गतिज ऊर्जा का कुछ नुकसान, उस नुकसान को ज्ञात करने के लिए क्या हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? देखा जाए तो वैसा ही फॉर्मूला, ये हाफ एम, सही बात। और यहां पर ये हाफ हाफ रहेगा, म्यू की जगह दोनों, एक गोली और एक ब्लॉक के लिए m1 m2 अपॉन m1 m2 अपॉन, और यहां पर v क्या हो जाएगा? वेग। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और आगे बेहतर बढ़ाता हूं, गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान से सुन लेना बेटा, कि अगर ये निकाय कुछ ऐसा हो, ये कैपिटल एम द्रव्यमान है, ये यहां पर स्मॉल एम द्रव्यमान है, ये वेग v1 है, इसका वेग v2 है, और अंत में ये निकाय कुछ ऐसा हो गया और इसका वेग है v डैश। यानी कुल मिलाकर अभी मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां पर गत्ता ब्लॉक जो है वो विराम पर, और मैं पूछूं कि बताइए निकाय का अंतिम वेग क्या होगा? अरे समझ रहे हो, खोपड़े में घुस रहा है, कोई है अपवाद? यहां पर अब अपने को अगर अंतिम वेग v डैश प्राप्त करना है तो क्या, कौन सा नियम लगाना पड़ेगा? संवेग संरक्षण। क्या लिखेंगे? क्षैतिज दिशा में कोई बल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और क्या लिखेंगे बोलो जल्दी? m कैपिटल M बराबर कैपिटल M प्लस इनटू, और मुझे पता क्या करना है, और v डैश पता करना है, तो क्या लिख दूंगा? mv1 प्लस कैपिटल mv2 अपॉन दूसरी चीज कि सीधा अगर मैं यहां से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी लिखूं तो क्या लिखूंगा? 1/2, फिर m बड़ा M कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये क्या हो गया? म्यू हो गया ना पूरा? अरे हाँ भैया, ये पूरा पूरा अपने यहां पर म्यू हो गया, और हाफ म्यू, यहां क्या लिखना है? v, v डैश नहीं लिखना। अबे v डैश कहां से आ गया घन चक्कर? यहां क्या लिखना है? v स्क्वायर। अब v कौन? वो नहीं पता, तो कैसे पता करते हैं? ध्यान से देखना बेटा, वो v जो हमने वहां पर पिछले सवाल में लिखा था, ये v क्या था? गोली का वेग। ब्लॉक का वेग क्या था यहाँ? 0। अभी आपको यहां पर क्या लिखना है? ध्यान से देखना, इन दोनों में से, इन दोनों में से आपको नजर आ रहा है कि ब्लॉक की तरफ कौन आ रहा है? तो ब्लॉक की तरफ गोली आ रही है, तो ब्लॉक के सापेक्ष आपको गोली का वेग लिखना है। यानी कुल मिलाकर दोनों का सापेक्षिक वेग लिखना है। यानी यहां पर क्या लिखना है बेटा? सापेक्षिक वेग। अब सापेक्षिक वेग क्या होगा? बड़ा कौन है? तो क्या हो जाएगा यहां से? v1 माइनस का, आप देख लें उस पिछले वाले में इसका वेग क्या था, इसका वेग क्या था? तो v माइनस 0, यानी v ही मुझे देखने को मिला। पर जब अगर यहां पर, यहां ये v1 से चल रहा होगा और यहां ये v2 से चल रहा होगा, तो मुझे दोनों वेगों का सापेक्षिक वेग v रिलेटिव लिखना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर। हाँ के ना, याद रहेगा? म्यू में किसी को कोई डाउट? म्यू याद रखने के लिए क्या करना है? सवाल में दिए गए दोनों द्रव्यमान देखने हैं, फिर उसके बाद दोनों द्रव्यमानों के लिए क्या लिखना है? m1 m2 अपॉन
उसके बाद जब मुझे यहां पर अंत में लिखना है वी रिलेटिव, तो क्या लिखूंगा वी रिलेटिव, v1 माइनस v2 का स्क्वायर। कब? जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे होंगे। दोनों विपरीत दिशा में जा रहे होंगे तो सापेक्षिक वेग क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। पता है ना? मान लो इधर से गोली आ रही है और ब्लॉक इधर से आ रहा है विपरीत दिशा में, तो सापेक्षिक वेग v1 प्लस, अभी यूं जा रहा है तो v1 माइनस, बड़े वेग में से छोटा वेग घटा दिया। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, जब समान दिशा में चल रहे होंगे तो क्या लिखेंगे? v रिलेटिव का मान, अरे माइनस, जब तो क्या लिखेंगे? वी रिलेटिव। बात समझ में आती है यहां तक की? मैं फिर से समझाता हूं कि ये नियम, ये वाली चीज, ये बहुत ही प्यारी चीज है। ये कब काम आती है? ये कब हमारे गतिज ऊर्जा में नुकसान को बताती है? तो ध्यान से समझना, एक चीज जो किसी v1 वेग से जा रही है, एक चीज जो तेजी से इसकी तरफ किसी v2, या ये v1 मान लो, ये v2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आई इसके अंदर फिट हो गई, और फिट होकर दोनों अब समान वेग से चलने लगी है। तो वहां से जब अलग अलग वेग से चल रही थी v1 और v2 से, और जब ये समान वेग से चलने लगी है, उस प्रक्रिया में, उस निकाय में, गतिज ऊर्जा में जो लॉस हुआ है, उस लॉस में काम आता है ये फॉर्मूला। अगर ये गोली इससे ब्लॉक से बाहर निकल जाती तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अरे समझ रहे हो भाई? रोना नहीं है इस कंडीशन में। अगर इस कंडीशन में रो दिए ना तो 2 मिनट का सवाल 10-10 मिनट में भी नहीं होगा, मैं पहले ही कह देता हूं। उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे, और सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर आएगा। कभी भी ब्लॉक से उस गोली को वो निकलवाएगा नहीं, क्योंकि निकलवाने का मतलब है 10 मिनट लग गए, 10 मिनट नीट के किसी सवाल में। तो कॉन्सेप्ट यही है, पूरी प्रोसेस से जाओगे तो छक्के छूट जाएंगे, इस प्रोसेस से करेंगे तो 2 मिनट का सवाल 1 मिनट में हो जाएगा, एक सवाल ज्यादा करके आओगे। समझ रहे बात को? कॉन्सेप्ट क्या रहा? जब कभी भी किसी निकाय में दो चीजें, जिनमें से एक चीज थोड़ी तेज होंगी, वो आएंगी, दोनों एक साथ फिक्स हो गई, दोनों एक साथ फिक्स होने में ब्लॉक और बुलेट भी हो सकता है, दो ब्लॉक भी हो सकते हैं, और दोनों ब्लॉक अंत में एक साथ चलने लगे हैं। तो दोनों ब्लॉक के अंत में एक साथ चलने लगे हैं तो गतिज ऊर्जा में नुकसान, और हुआ होगा जो नुकसान, उस नुकसान को ही पता करने का तरीका क्या है? हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। और वो लॉस किसमें गया? जब गोली का यहां पर सिचुएशन है तो लॉस किसमें गया? गोली द्वारा छेद करने में। जब यहां पर दो ब्लॉक चिपक रहे होंगे तो चिपकने में भी वहां पर ऊर्जा का नुकसान होता है, तो चिपकने में वो नुकसान गया है, जिसको कहते हैं अप्रत्याश टक्कर। क्या कहते हैं उसको? अप्रत्याश टक्कर। तो उन सब चीजों में लॉस जाएगा, तो तुरंत लिख लें। अब मैं ज्यादा समय दूंगा नहीं, फटाफट से इसे लिख लें। किसको लग रहा होगा सर ये म्यू क्या है? म्यू नहीं समझ में आया। म्यू कुछ नहीं है। म्यू क्या है? सिर्फ m1 m2 अपॉन m1 + m2 को शॉर्ट में लिखने का तरीका है।
किसी को लगता है बाद में भूल जाएंगे, तो अपने शब्दों में अपनी लाइनों में सब चीजें लिख लेना। V1 क्या है, V2 क्या है, V1 माइनस V2 क्या करना है। वैसे मैंने ऑलमोस्ट कोशिश की है, अगली स्लाइड में सारी चीजें लिखी दी है। लिख लिया बेटा यहां तक? लिख लिया? यहाँ याद रखने लायक दो चीजें हैं। एक तो कि निकाय अंत में किस वेग से चलेगा V डैश, और इस पूरी प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा में हानि कितनी हुई है। इस पूरी प्रक्रिया में मुझे एक बात बता दे कि ऊर्जा में नुकसान किस चीज में हो रहा है? ब्लॉक में छेद करने में। एक बार अगर ब्लॉक में छेद हो गया, उसके बाद ऊर्जा में नुकसान होना बंद हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित। फिलहाल जिस प्रक्रिया को आप देख रहे हैं, उस प्रक्रिया में आपको दिख रहा है कि पहले ब्लॉक में बिल्कुल छेद नहीं है, ब्लॉक में छेद करने में ये सारा लॉस हो रहा है ना? ये ध्यान रखना है। देखिए,
एक कंडीशन और इस तरीके के सवालों का एक बेहतरीन यूज इस इंफॉर्मेशन के थ्रू, जिसमें कहा गया कि एक ब्लॉक था जो बिल्कुल ऊर्ध्वाधर लटका हुआ है, और इस ऊर्ध्वाधर लटके हुए ब्लॉक में इधर से गोली आई और गोली उसके अंदर फिट हो गई। अब गोली फिट हो गई तो इस निकाय के पास अंत में गोली जैसे ही घुस गई, इस निकाय के पास कौन सा वेग आ जाता है? वी डैश। कौन सा? उस वी डैश वेग के कारण ये कहा जाएगा, ठीक है बात। और हमने देख लिया कि वो कुछ कोण थीटा ऊपर जाता है कुछ ऐसे, और आपको बताना है कि ये इस ब्लॉक ने कितनी ऊंचाई प्राप्त करी है। तो कितनी ऊंचाई प्राप्त करी होगी तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप जानते हैं जब ये गोली इसके अंदर फिट होगी तो क्या यहां पर सर्वप्रथम शुरुआत कुछ ऐसी हो जाएगी बेटा, हाँ के ना? और उस स्थिति में ये वेग किससे चलेगा? टी डैश से। यानी फटाक से बुलेट आई और उस ब्लॉक के अंदर फिट हो गई, और पहले ये ब्लॉक जो विराम पर था और गोली वी वेग से चल रही थी, अब दोनों मिलकर वी डैश समान वेग से चलने लगी। तो क्या हम ज्ञात कर सकते हैं वी डैश समान वेग? कैसे? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और क्या लिखेंगे प्रारंभ में निकाय का संवेग क्षैतिज दिशा में? अरे बोलो, स्मॉल एम स्मॉल वी प्लस, फिर अंत में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू वी डैश। तो यहां से हमें उस निकाय का जो वेग है वो मिल गया है। और अब इस वेग के कारण ये किधर गति करेगा? पूरा निकाय ऊपर। एक बार छेद हो गया, अब यहां पर निकाय में उस ब्लॉक में छेद करने में कोई ऊर्जा का नुकसान। अब जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होगी? स्थितिज ऊर्जा में, क्योंकि अब ये ब्लॉक किधर की तरफ गति करेगा? ऊपर की तरफ, हाँ के ना? तो अगर मुझे ये हाइट एच निकालनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं ऊर्जा संरक्षण लगा सकता हूं? और मैं क्या लिख सकता हूं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से मैं कह सकता हूं कि जो भी यहां पर गतिज ऊर्जा है कितनी है? हाफ एम वी, सॉरी, जो भी यहां पर गतिज ऊर्जा है हाफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी डैश स्क्वायर। ये सारी गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा में। और स्थितिज ऊर्जा कितनी? कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी इंटू एच। क्या बोलते हो? क्योंकि सारी गतिज ऊर्जा जो इस निकाय के पास है वो इस वी डैश वेग के अनुसार कुछ यही है, और यही गतिज ऊर्जा जो है इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी, तब जाकर इस निकाय का वेग क्या हो जाएगा? शून्य। और यही अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा ये ब्लॉक इस तल के सापेक्ष। और उस ऊंचाई द्वारा प्राप्त जो स्थितिज ऊर्जा है उसको हमने mgh से लिख लिया, जहां पर m में क्या आ जाएंगे? दोनों द्रव्यमान। सही है बात। और मुझे निकालना क्या है? h। तो यहां से m प्लस एम से m प्लस एम कैंसिल, तो h बराबर वी डैश स्क्वायर, वी डैश मतलब आया ना, अपॉन एक न्यूमेरिकल के साथ करके देखना और आपको ठीक लगेगा। फिलहाल ये लिखें, इधर वाला हटा दूं, जल्दी लिखो यार। और इनके लिए तो मैं कहूंगा जैसे बायो वगैरह पढ़ के याद रखते हैं ना, इन परिस्थितियों को आज और कल जो हम पढ़ेंगे ये सब बिल्कुल वैसे ही याद रखनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने आसान भी है कि हम याद रख सकते हैं, और इनको याद रखेंगे ना तो हमारा 5 मिनट 10 मिनट का काम तुरंत हो जाएगा।
चलिए, तो इस सवाल में आपको क्या क्या बताना है, मेरे हिसाब से जानकारियां मैं पूरी लिख दिया हूँ। ये वाला बड़ा वाला ब्लॉक 4.9 केजी का विराम पर गोली 100 ग्राम की 100 मीटर पर सेकंड से आएगी, इसमें फिक्स होगी। जैसे फिक्स होगी, इनका कॉमन वेग क्या आएगा, एक तो वो बताना है। उस कॉमन वेग के कारण ये निकाय ऊपर गति करेगा, तो कुछ ऊंचाई चलेगा, वो बताना है। कुछ ऊंचाई चलेगा, साथ के साथ कोई कोण भी बनेगा ना, ये रस्सी का कोण बताना है। गणित बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो हम पहले काम किए हैं 20 बार, वही काम फिर से करना है। ये सोच के ना बैठे कि ये कुछ नया होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। सारी चीज वही पुरानी बेसिक मैथ्स वगैरह है। हम दो दो चार चार बार हर काम लिख चुके हैं, कर चुके हैं। थोड़ा सा सोचे बस। पैटर्न सैंपल के तौर पर इधर साइड में लिखा भी है आपके सामने, कैसे चीजें निकलती है। वी डैश 2। वी डैश निकालने के लिए हमने क्या सीखा हुआ है बेटा, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। 37 नहीं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में फॉर्मूला नहीं याद रखना है, कुछ नहीं। सिंपल यहां देखना है कि टक्कर मारने के ठीक पहले क्षैतिज दिशा में इस निकाय का क्या संवेग है, तो आप लिखेंगे बाय COLM। ठीक पहले 100 ग्राम को किलोग्राम में कितना लिखते हैं बेटा, 0.1। वेग कितना है, 100। दूसरा 4.9 किलोग्राम वाला विराम पर, यानी 0। और जब दोनों यहां पर गोली बुलेट ब्लॉक के अंदर घुस चुकी है, तो कुल द्रव्यमान कितना हो गया, 5 किलो हो गया। और किस वेग से चलता मानते हैं, वी डैश। इधर इन वालों को जोड़े तो बेटे 10, इधर ये 0, और 5 से डिवाइड कर दूं, ताकि मुझे सीधा सीधा क्या मिल जाए, और बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। पहला काम। दूसरी चीज कि कितनी हाइट तक जाएगा, तो हमने क्या सीखा हुआ है, बाय कंजर्वेशन ऑफ, जो इस निकाय के पास गोली घुस जाने के बाद गतिज ऊर्जा है, जिसको क्या लिखते हैं बेटा हम, हाफ m प्लस m, दोनों द्रव्यमानों का योग 5, और दोनों द्रव्यमानों का वेग 2 का स्क्वायर। और यही गतिज ऊर्जा उस निकाय की किसमें परिवर्तित होगी, mgh। m कौन, 5, दोनों को मिला, नहीं, और इस m से ये m कट गया,
2 का स्क्वायर 1 2 से 2 भी कट गया, तो 2 और जी का मान 10 बराबर एच यानी 0.2 मीटर। फिर तीसरी चीज थीटा, और चूंकि एच यहां पर कितना आ चुका है 0.2, और आप जानते हैं यही एच बेसिक मैथ्स में हमने कई बार सीखा था एल माइनस, नहीं आ रहा याद, यही एच हमने एल माइनस एल कॉस थीटा सीखा था, पन्ने पलट लेना अगर नहीं याद आ रहा हो तो। और हम लिख सकते हैं यहां से एच, एच का मान 0.2, एल का मान 0.4, कॉमन लेके लिख सकता हूं ना बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, अच्छा लगेगा थोड़ा सा कि एल कॉमन लेके 1 माइनस कॉस थीटा, और 0.2 0.4 से ये 2 बार कट जाएगा, उधर जाकर 1 बटे बराबर 1 माइनस, तो कॉस थीटा बराबर 1 बटे, तो थीटा बराबर 60। चलिए यहां बात आगे बढ़ाते हैं। इस स्थिति में कहा गया है कि जब बुलेट उस ब्लॉक को पार कर जाती है, कुछ बात ऐसी होगी कि जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ था, बुलेट आई उधर से 1000 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक के अंदर छेद करके और उधर आगे निकल गई मान लो 500 मीटर पर सेकंड से। तो हमने क्या किया है, उस गोली की दोनों वेलोसिटी हमें पता है, हमें मात्र क्या चीज ज्ञात करनी है, v1। v1 मतलब उस गोली के पार कर जाने से ब्लॉक को वेग कितना मिला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटे, सबसे पहले तो हम क्या लिख देंगे, कंजर्वेशन ऑफ, संवेग संरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको टॉपिक समझ में आ गया। संवेग संरक्षित क्यों रहेगा, क्योंकि जो भी बल लग रहा है वो आंतरिक बल है गोली और ब्लॉक के बीच में, और बाह्य बल अनुपस्थित होने के कारण संवेग संरक्षित कहा जाएगा, पर कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर असंरक्षी बल यानी ब्लॉक में छेद करने में कुछ ऊर्जा में नुकसान होगा। तो हम यहां पर क्या चीज लगा सकते हैं, ऊर्जा संरक्षण या संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। बताइए, मैं फिर से पूछ लेता हूं, बताइए ऊर्जा संरक्षण लगाऊं या संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण। और संवेग संरक्षण में संवेग लिखना आना चाहिए, क्या लिखूं, स्मॉल एम कैपिटल एम बराबर कैपिटल एम v1, और स्मॉल एम ज्ञात क्या करना है, उसके लिए इसको उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एम v माइनस v2 बराबर कैपिटल एम v1, और यहां से v1 बराबर
स्मॉल एम वी माइनस वी टू बटे कैपिटल। ठीक है, यहां पर गतिज ऊर्जा में लॉस वगैरह की बहुत ज्यादा बातें नहीं होगी, निश्चित रहिए। जहां बात होगी उसको मैंने उस ट्रिक से, उस फॉर्मूला से बताया है, हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर। इसे लिखें, मैं इसका सवाल लिख देता हूं आगे, इधर का हटा दूं। सौ ग्राम। जितना सीखा है उतना सीख लो भाई। हाँ, ये 10 kg का शुरू में हाँ रेस्ट पर है, और बी डैश याद कर। हो जाएगा कितना, 3.8 मीटर पर सेकेंड। सीधी सी बात है, बहुत ज्यादा कोई कठिन कैलकुलेशन नहीं है। आपको फिर से इस बात पर विश्वास हो ही जाना चाहिए कि हम यहाँ पर, चूंकि दोनों गोली और ब्लॉक दोनों एक निकाय है, निकाय में आंतरिक रूप से वो एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया बल लगा रहे होंगे, बट बाह्य रूप से कोई बल नहीं लग रहा है। इस कारण क्षैतिज दिशा में संवेग संरक्षित करने पर हम क्या लिखेंगे बेटे, एम द्रव्यमान को क्या लिख दे, 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, और वेग 400 प्लस 10 किलो का ब्लॉक तो विराम पर है तो 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10 किलो का ब्लॉक जो है वो वी डैश से चलाना है, प्लस 0.1 kg का जो ब्लॉक है वो 20 से चलाना है। और यहां पर ये चीज कितनी हो जाएगी, 40 प्लस 0 बराबर 10 v डैश प्लस 2, उधर से 38/10 बराबर v डैश, 3.8 मीटर पर। बढ़े आगे, अगला है, आ जाएगा आंसर यहां से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है
बॉम्ब एक्सप्लोजन, और इस बॉम्ब एक्सप्लोजन के ऊपर कुछ बातें रहती हैं, हो जाती हैं कुछ बातें। कैसे? सबसे पहले कि जब भी जो यहां पर अपने को एक बॉम्ब दिया जाएगा शुरू में निकाय के तौर पर, ये बॉम्ब अपने आप ही फट जाता है। और जब अपने आप फट जाता है तो यहां पर कोई बाह्य बल लगाने की जरूरत, कुल मिलाकर आंतरिक रूप से जो रासायनिक ऊर्जा होती है, कहते हैं ना बॉम्ब में रासायनिक ऊर्जा, जो भी एक्सप्लोजिव मटेरियल उसमें है, उस रासायनिक ऊर्जा के कारण ही फटकर वहां से छोटे 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 टुकड़े अपने को हर दिशा में फैलते नजर आते हैं। यानी कुल मिलाकर उस रासायनिक ऊर्जा से ही ढेर सारी गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर अगर यहां पर देखा जाए और इसे एक निकाय की तरह महसूस किया जाए, तो ऐसा नहीं है कि बॉम्ब को फोड़ने के लिए हथौड़े से मारा जाता है, यानी कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। और इसीलिए हम यहां से कह देते हैं कि एफ नेट एक्सटर्नल जो भी होता है जीरो होता है। यदि निकाय यानी बॉम्ब प्रारंभ में विराम पर है, तो क्या होगा बेटा? जो सिस्टम का मोमेंटम है, नेट मोमेंटम इनिशियल, वो क्या होगा? जीरो। और हम सब जानते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डेल्टा पी सिस्टम का क्या रहना है? जीरो। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि सिस्टम का नेट फाइनल मोमेंटम बराबर सिस्टम का नेट इनिशियल मोमेंटम, जो कि फिलहाल किसके बराबर है? जीरो के बराबर। और अगर बॉम्ब फटने के बाद भी मुझे उसका, उसके हर एक टुकड़े का, सारे संवेगों को जोड़कर सदिश योग क्या मिलना चाहिए? जीरो। यानी मान लो एक टुकड़ा हुआ, वो P1 संवेग से भाग रहा है, दूसरा P2 संवेग से, तीसरा P3 संवेग से, चौथा P4 संवेग से, इस प्रकार n टुकड़े हैं, तो सभी n टुकड़ों का संवेग जोड़ देने पर मुझे जीरो मिल ही जाना चाहिए, क्योंकि संवेग में गड़बड़ नहीं चलेगी, संवेग संरक्षित ही रखना पड़ेगा। ठीक है? बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, दिमाग में मैंने आपको पहले भी समझाया बेटा, सिर्फ सदिशों का खेल रहेगा, सिर्फ सदिशों का। सवाल हम करते हैं, देखिएगा एक बार, यहां तक नोट कर लो। मैं सवाल समझा देता हूं। किसी को बेटा यहां पर एक द्रव्यमान जो प्रारंभ में रेस्ट पर है, उसके दो टुकड़े हुए, m/3 और 2m/3, है ना? इसका वेग और दिशा मैंने दिखा दी ना, कि किस तरफ इसका परिमाण कितना है, दिशा किधर है। इस वाले के लिए आपको परिमाण भी बताना है, और कि किधर जाएगा, ऊपर नीचे आगे पीछे, और कितने परिमाण से जाएगा, वो चीज आपको यहां पर बतानी है।
हाँ, क्या बोल रहा है? 2/3। चलिए, यहाँ पर क्या हमें कर लेना है, दो टुकड़े हुए, एक m/3 एक 2m/3 उस m द्रव्यमान से, और हम जानते हैं कि जो भी यहाँ पर इस बॉम्ब के फटने में रोल रहा वो आंतरिक बलों का रहा। कुल बाह्य बल शून्य रहे, इसीलिए हम लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और हम क्या लिखेंगे? प्रारंभिक संवेग निकाय का 0। तो अंतिम संवेग भी 0। तो हम लिख देंगे P फाइनल सदिश बराबर 0। अब फाइनली दो टुकड़े हुए, उनमें से एक m/3 द्रव्यमान का जो टुकड़ा है उसका वेग v तो मुझे पता करना है। दूसरा जो टुकड़ा है शेष 2m/3, उसका द्रव्यमान, उसका वेग में लिख सकता हूं 50 i कैप बराबर 0। और कुल मिलाकर अब मैं यहां से चाहूं तो m/3 उड़ा दूं, तो मेरे पास यहां से जो वेग v डैश बच जाएगा 2 × 50 100, और इधर आकर -100 i मीटर। ये वाला सवाल, इस तरीके के बहुत सारे सवाल मिलेंगे। जो अगला सवाल है थोड़ा सा गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात को। एक कुछ m द्रव्यमान ले लिया फिलहाल हमने, और विराम पर रखा हुआ बॉम्ब है, यानी प्रारंभिक संवेग 0 है। बॉम्ब के फटने में जो भी रोल होता है वो आंतरिक बलों का होता है, कुल बाह्य बल 0 होते हैं, इसलिए अंतिम संवेग भी 0 रहेगा। हाँ के ना? और यहाँ कहा जा रहा है कि इस बॉम्ब के यहाँ पर 3 टुकड़े हुए, टुकड़ा नंबर 1, टुकड़ा नंबर 2 और टुकड़ा नंबर 3। उनमें से कहा गया कि कोई दो टुकड़े, तो कोई दो टुकड़ों में मैंने यहां से कह दिया कि ये पहला टुकड़ा जिसका द्रव्यमान m है, ये इस दिशा में v वेग से गया। टुकड़ा नंबर 2 जिसका भी द्रव्यमान m है, ये बिल्कुल इसके लंबवत दिशा में ये भी v वेग से गया। आपको टुकड़े नंबर 3 का जो भी वेग है, यानी वेग 3v3, ये आपको बताना है, इसका परिमाण। इसके अलावा और लिख लिया पहले का बेटा?
कितना हो जाएगा, v बाय √2। किस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, प्रारंभिक संवेग हमने पहले ही बता दिया है, निकाय चूंकि विराम पर है तो प्रारंभिक संवेग शून्य रहना है। फिर हमने कहा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाह्य बल की अनुपस्थिति से अंतिम संवेग भी क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। कितने टुकड़े हुए, 3। तो 3 टुकड़ों में मैं इस पहले टुकड़े के यानी इस पहले वाले टुकड़े का संवेग क्या लिख सकता हूं, बोलो, m/v_j कैप, हाँ या ना। मैंने आपको सिखाया, मैंने बोला, मैंने कहा बेटा अगर दिमाग है थोड़ा भी तो कभी भी सदिशों को हल्के में ना ले। जब आपको दिख रहा है अलग अलग दिशाएं हैं तो ऐसा ना कर दें कि इसको भी एमवी लिख दें, दूसरे को भी एमवी लिख दें। ये एमवी है पर दिशा, ये भी एमवी है पर दिशा। ये दोनों का हो गया जिनका हम जानते हैं वेग। जो अज्ञात मास है वो कितना बचा बेटा, कैसे पता लगा, टोटल 4m था, उसमें से फटने पर 2 टुकड़े m और m के अगर अलग निकल गए तो शेष मास यहां जो बचेगा वो 2m ही बचेगा। और उसी मास का जो अज्ञात वेग सदिश है v3 वो मुझे ज्ञात करना है। बेटा ये लिखने में किसी को भी तकलीफ हो, कोई भी गरीब से गरीब भी, इसके अलावा कोई कलाकारी नहीं है। ऊपर तो सवाल है भाई, कलाकारी यही है, बस एक लाइन, इसके बाद सीधा आंसर है। मास ढूंढ रहा है कोई कि 2m कैसे लिखा, नहीं। वेग v3 सदिश क्यों लिखा, क्योंकि वेग सदिश होता है। और इनके वेग आई कैप जे कैप के साथ क्यों लिखे, क्योंकि चित्र में सवाल में मुझे दे रखे। खत्म। अब हम यहां पर क्या कर लेंगे, इसको 2m और v3 को एक तरफ लिख लेंगे बेटा, और उधर के जो बचे वो माइनस के साथ m कॉमन लेकर वी आई कैप प्लस वी जे कैप। और हम यहां से क्या कर सकते हैं, अब m से m काट देंगे और यहां से v3 सदिश क्या आ जाएगा, वी आई कैप प्लस वी जी कैप अपॉन, ये तो सदिश रूप में आ गया। मुझे परिमाण रूप में अगर जानना है तो v3 सदिश का परिमाण ऊपर वी आई कैप और वी जे कैप का परिमाण √2 बटे 2, तो v बाय, कोई दुख। इसका अगला सवाल यह भी हो सकता है कि इसके बम के फटने से उत्पन्न रासायनिक ऊर्जा ज्ञात करो। उसी को मैंने क्या लिख दिया, आंतरिक बलों द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि आंतरिक बल यहां कौन से हैं, रासायनिक ऊर्जा के कारण ही उत्पन्न हो रहे हैं। उपरोक्त सवाल में आंतरिक बलों द्वारा किया गया कार्य।
बताओ 3/2 क्या आ रहा है? नहीं, नहीं, कैसा निकलेगा कुल कार्य? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कठिन काम है, कैसे पता लेगा? हम तो गरीब आदमी है, हम हमसे बड़ा गधा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। चलो, तो यहां पर इस निकाय पर जो बल है वो कौन है? आंतरिक बल। और उन्हीं आंतरिक बलों का कार्य निकालना है। बाह्य बल तो कुछ है ही नहीं। तो डब्ल्यू ऑल बराबर चेंज इन, डब्ल्यू ऑल के नाम पर यहां पर कौन है? सिर्फ इंटरनल, जो मुझे निकालने यहां के ना। बाह्य बल नहीं है। इकलौता यही, इकलौते अंदरूनी बल ही है जो कार्य कर रहे हैं। और उनको पता करने के लिए क्या निकाले? निकाय की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। प्रारंभिक निकाय की जो यांत्रिक गतिज ऊर्जा है वो क्या है? अंतिम गतिज ऊर्जा तो हमसे थोड़ी ना निकलेगी बेटा, है ना? उसके लिए तो कोई किराए से आदमी रखना पड़ेगा अपने को। अबे शर्म करो, निकालो भैया। निकाय की तुम गतिज ऊर्जा नहीं लिख पा रहे तो फिर क्या करना चाहते हो फिर? पहला द्रव्यमान m, उसका वेग v, तो क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। आई कैप लिखूं या जे कैप? पहले वाले द्रव्यमान के लिए जे कैप, है ना? परिमाणी अदिश है, तो गतिज ऊर्जा में दिशा वगैरह लिखने की जरूरत। दूसरे वाले टुकड़े के लिए सेम, और तीसरे वाले टुकड़े के लिए हाफ 2m v/√2 का स्क्वायर। तो ये हाफ एम बी स्क्वायर मिलकर, और यहां पर ये 2 से 2 कट गया, और एम वी स्क्वायर बटे √2 का स्क्वायर 2, और इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3mv²। यहां जाके मूड खराब हो जाता है। मतलब तुम सस्ते कामों में भी अगर तुम्हें लगता है ना कि, और फिर एक बात निकल कर सामने आती है, सर कोई भी नया सवाल होता है ना हम कर नहीं पाते। अबे नए सवाल से क्या मतलब है? नया मतलब क्या है? चीज तो वही है ना जो तुम पढ़ के आए हो, इसमें क्या नया था? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल, हाँ मैंने ये लिख रखा है, इसको सॉल्व कर लें।
होगा। क्या यहाँ पर अपने को 3 बराबर टुकड़ों में फटने की बात की है, तो मैं प्रारंभिक द्रव्यमान जो भी मानूं, प्रत्येक द्रव्यमान बराबर बराबर मान सकता हूं, यानी तीनों को मैंने एम 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 मान लिया। और ऐसा करने पर मुझे पता है कि प्रारंभ में बॉम्ब क्या है, विराम पर है, हाँ के ना। तो अंतिम संवेग भी शून्य होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं जानबूझकर, m इंटू V1 सदिश प्लस m इंटू V2 सदिश प्लस m इंटू V3 सदिश बराबर 0। तीनों टुकड़े बराबर हैं, m कॉमन आकर गायब हो जाएगा और यहां से आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, और मुझे ज्ञात V3 सदिश करना है, तो माइनस ऑफ V1 सदिश प्लस V2 सदिश। जोड़ लें उन दोनों को और आगे माइनस चिन्ह लगा दें। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 आई कैप और प्लस का 12 जी कैप और माइनस चिन्ह के साथ है, तो अपन थोड़ा सा इसे ऐसा लिख सकते हैं। चलिए सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। एक 4 kg का बम, एक 4 kg का बम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, एक 4 kg का बम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड से 100 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। हवा में 4 सेकंड बाद यह 2 टुकड़ों में टूट जाता है। उनमें से उनमें से 3 kg का टुकड़ा, उनमें से 3 kg का टुकड़ा फटने के ठीक बाद 50 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर गतिशील होता है। तो दूसरे टुकड़े का ठीक पश्चात वेग ज्ञात कीजिए।
किधर? बेटे नोट्स पढ़ना सब लोग आज जाके। आंसर? हाँ बोलो बेटे। 150? नहीं यार, देखो ध्यान से सोचो, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स का रोल है यहाँ पर। उतनी बेसिक आपको आती भी होगी, 12वीं पास करके आए, कि अगर यहाँ पर 100 मीटर पर सेकंड से इस किसी टुकड़े को गुरुत्वीय क्षेत्र में उछाला जाता है तो 4 सेकंड के बाद इसका वेग कैसे पता लगता है? कितना वेग होगा 4 सेकंड के बाद? 60। एक तो फॉर्मूला होता है, उससे बता देता हूं, v बराबर u माइनस जी टी। तो u 100, g 10, t 4, तो 100 माइनस 40। दूसरा तरीका जो कि टिप्स पे चलता है, कि जब भी गुरुत्व के कारण कोई गेंद चलती है तो गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? 10। तो ऊपर जाती गेंद का प्रति सेकंड वेग कितना कम होगा? 10। क्योंकि त्वरण कुछ नहीं होता, वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण होती है। और परिवर्तन की दर यानी प्रति सेकंड कितना वेग में परिवर्तन करेगा त्वरण? 10 का। तो 100 एक सेकंड बाद, तो 4 सेकंड में 60। अब फटेगा तो यहां ना, बोला है ना 4 सेकंड पर फटता है, तो 4 सेकंड पर इस निकाय का प्रारंभिक संवेग ज्ञात कर लो बेटा। तो क्या लिखूंगा? 4 इंटू 60। 4 द्रव्यमान, वेग 60, 4 इंटू 60, 240, दिशा जे कैब। फटने के ठीक पहले। अब जैसे ही यहां से ये फटा, दो टुकड़ों में फटा, हाँ के ना? उनमें से जो 3 kg वाला टुकड़ा है वो किधर आते बताया गया? नीचे, ठीक नीचे, 50 के वेग से। तो -50 जी कैप लिख दूं। और ये जो बचा कौन सा, कितना बचा? 1 kg। या किसी को ये भी बताने लगा कि दूसरा टुकड़ा कितने का है? लग गया ना बता? और इसका वेग जो है वो अज्ञात है, तो अज्ञात को मैंने v2 मान लिया बेटा। अज्ञात में मैंने कोई कल्पना नहीं की, बस अज्ञात को सीधा सीधा v2 मान लिया। और मैंने कहा कि ठीक फटने के पहले का संवेग और ठीक फटने के बाद का संवेग क्या होगा? सेम, बराबर। तो हम क्या लिख देंगे? P इनिशियल बराबर P फाइनल। और P इनिशियल हो गया 240 जी कैप। और P फाइनल में कितने टुकड़े हैं बेटे? 2। उनमें से एक टुकड़े का जिसका द्रव्यमान 3 है उसका द्रव्यमान और वेग कुछ ऐसा लिख सकता हूं, और जिसका द्रव्यमान 1 है उसके वेग को v2 लिखकर मैं अज्ञात मानकर ज्ञात करने की कोशिश करना चाहता हूं। इस समीकरण में कोई दिक्कत किसी को हो तो बात करें, नहीं तो फिर कितना हो गया ये? माइनस का, और माइनस का 150 जे कैप उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 390 जे कैप बराबर v2 सदिश। आपने प्रारंभिक संवेग, जिनका 150 आया उन्होंने प्रारंभिक संवेग क्या मान लिया? 0। ये बॉम्ब यहां रेस्ट पर नहीं है। हम मानते हैं संवेग संरक्षण में प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग बराबर होता है, पर पहले ये तो देख लें कि क्या बॉम्ब विराम में फट रहा है या गतिशील अवस्था में फट रहा है। इसके सवाल आपको मिलेंगे ईएलपी में, मैं टिक करवा देता हूं। मुझे जहां तक लग रहा है ईएलपी 4 तक हमने पूरी दे दी थी, ईएलपी 5 में मैं टिक करवाता हूं, देखिएगा। सवाल नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं अपन।
सवाल नंबर 1 से 11, ELP 5। आपको सबको अपने सर पे रखे बालों की कसम है, अगर ये आज 11 के 11 सवाल आज नहीं किए तो, ठीक है ना, झड़ जाएंगे अगर सवाल आपने ट्राई नहीं किए तो। बिल्कुल डिट्टो वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने बात की है। कोशिश करना, आना नहीं आना अलग बात है, करना आपके प्रोसेस में है, वो आप देखिएगा। मुझे मॉड्यूल भी दे दें। मॉड्यूल में क्वेश्चन 36 तक, मॉड्यूल में क्वेश्चन 36 तक, 20 तक हमने दे रखे थे, तो आप क्वेश्चन 36 तक, इसमें 35वां सवाल जो है ना, इसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको कमी लगे, मुझे वो देखना पड़ेगा। आप 35वां पढ़ लेना, आपको लगे कि ठीक है सवाल आ रहा है आंसर तो ठीक है, अदरवाइज उसके अलावा 36 तक बहुत सिंपल सवाल हो जाने चाहिए। तो उसी बालों वाले में ये भी इंक्लूड है। थैंक यू।